स्टूडेंट्स, लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड बेसिस हैं। लोरी और ब्रॉन्स्टन ने भी काम किया इस पर मिलकर एसिड और बेसिस पर, और इनके केमिकल एनालिसिस करते हुए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए एसिड और बेसिस की पहचान बताई कि एसिड और बेसिस क्या हैं। तो यहाँ जब बात की इन्होंने तो प्रोटॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में ही की, लेकिन एसिड को इन्होंने कहा कि वो प्रोटॉन डोनर है। ये आर्हेनियस से एक लेवल एडवांस्ड है डेफिनेशन कि इसमें एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, यानी एसिड इज़ एन H+ आयन डोनर, यानी प्रोटॉन डोनर, एंड बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर है। यहाँ पता नहीं ER है या OR है, लेकिन बहरहाल एसिड, लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आर्हेनियस की तरह, आर्हेनियस की थ्योरी में ड्रॉबैक सिर्फ ये थे कि उसमें एक्वस सॉल्यूशन एक कंडीशन थी, उसके अलावा आप स्टडी ही नहीं कर सकते करैक्टरिस्टिक्स को एसिड और बेसिस के। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर बास कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये भी एसिडिक और बेसिक इन नेचर हैं, लेकिन इनके करैक्टरिस्टिक्स या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, स्पीशीज़ हैं जिनके जो ब्रेकअप नहीं होते, H+ या कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्जुगेट टाइप हैं, तो जिनमें मोर देन 2-3 हाइड्रोजन्स हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया ख़ास किस्म के टेट्राहेड्रल अरे में अरेंज्ड है। बहरहाल तो जब कॉम्प्लिकेट हुई, कुछ वेरिएशंस आई, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस और उनके एटम्स के नंबर्स की वेरिएशंस और उनकी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन की वेरिएशन की वजह से जब वो उस तरह से ब्रेकअप नहीं हो पाए, डाइसोसिएट हो पाए जो इसे आर्हेनियस कहता था, तो फिर ऐसे कंपाउंड्स आर्हेनियस की डिक्शनरी से बाहर हो गए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर चले गए। फिर लोरी और ब्रॉन्स्टन की आई थ्योरी, जिसमें एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एसिड जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक नेगेटिव आयन जैसे कि सायनाइड आयन है। तो यहाँ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं आर्हेनियस में कि ये अपने आयन्स में टूट जाता है या टूटने की सलाहियत रखता है कुछ सॉल्यूशन में, Cn नहीं, Cl-। तो फिर ये जो प्रोटॉन है इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेकअप हुआ, यहाँ सायनाइड आयन के साथ जो कि नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन उसके साथ ये प्रोटॉन अटैच हो गया, और साथ जो दूसरी स्पीशी है इस केस में वो क्लोराइड आयन है। अब ये रिएक्शन दोनों तरफ लिखा जा सकता है क्योंकि लोरी ब्रॉन्स्टन में एसिड बेस पेयर्स की बात होती है। एक एसिड के तौर पर एक्ट करता है जो कि प्रोटॉन डोनर है, और जो एक्सेप्टर है वो वहीं पे ही बेस है। तो ये एसिड बेस पेयर्स की बात होती है। यहाँ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेस के लिए वो एक नेगेटिव स्पीशी होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती होगी, तो वो स्पीशी फ़ौरन जो है पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देगी। तो बेस के लिए नेगेटिव आयन या एनाइन का होना ज़रूरी है, तब जो है कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन लिबरेट करेगा तो फिर हमें एसिड बेस पेयर्स मिलेंगे, जैसे कि इस केस में हाइड्रोजन सायनाइड एंड क्लोराइड आयन। अब ये अमोनिया है, अमोनिया को अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे अमोनिया भी अपना हाइड्रोजन, देखें आर्हेनियस की डिक्शनरी में डेफिनेशन पे तो ये पूरा नहीं उतर सका उसकी लिमिटेशंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे इसका पता लग गया कि इसने अपना प्रोटॉन लिबरेट तो नहीं किया, एक्वस सॉल्यूशन में तो लिबरेट नहीं किया, लेकिन जब उसका किसी बेस से रिएक्ट करवाया गया जैसे कि वाटर है इस केस में, तो फिर जो है अमोनिया वो एक एसिड के तौर पर उसने एक्ट किया, और वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आयन जो है
और सॉरी यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमारे पास आएगी वो हाइड्रोक्सालाइन आएगा। तो NH4 and hydroxyidine. So in this case NH3 reacts with water and in this case NH3 ने अपना प्रोटॉन जो है वो वाटर यानी बेस को डोनेट करके एक नई चीज़ बना दी, एमोनियम आइन NH4+ आइन, और साथ बाकी बची हुई चीज़ जो है वो हाइड्रोक्साइड आइन है। HNO3 जो है ये नाइट्रिक एसिड है और ये CH3COO एसीटेट आइन है। एसीटेट आइन अगेन रिच इन नेगेटिव चार्ज है, ये एक निशानी है बेस के लिए। अगर समझ ना आ रही हो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की तो फिर पहचान जब आपने करनी होगी लोरी ब्रॉन्स्टन बेस की, तो वो नेगेटिव इन चार्ज होगी, उस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जो एसिड है उसके साथ प्रोटॉन होगा यानी H हाइड्रोजन मौजूद होगी जिसको वो प्रोटॉन के तौर पर लिबरेट कर देगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रिक एसिड ने H जो है वो इसको दे दिया, तो ये CH3COOH और साथ नाइट्रेट आइन बन गया। तो ये जो है हमारे पास एसिड और बेस है, लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड और बेस। डियर स्टूडेंट्स, लोरी ब्रॉन्स्टन का एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ने एसिड के तौर पर एक्ट किया। साइनाइडाइन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी कंपाउंड से आ सकता है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ नेगेटिव पार्ट इसलिए लिखा है ताकि बात की समझ आए कि बेसिक पार्ट जो है वो जो है रिच इन नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की सलाहियत रखेगा। तो बेस के लिए लोरी ब्रॉन्स्टन बेस विल बी नेगेटिव इन चार्ज, रिच इन नेगेटिव चार्ज, और वो फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आइन यानी प्रोटॉन को अकोमोडेट करके एक नया कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड और क्लोराइड आइन। अब यहाँ पे एक बात और आपको बतानी है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस की बात भी करनी है। लोरी ब्रॉन्स्टन ने कॉन्जुगेट एसिड और बेस की बात की थी, लेकिन वो अभी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। यहाँ नाइट्रिक एसिड है HNO3 और ये एसीटेट आइन है, एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ, नाइट्रेट आइन फॉर्म हुआ। एमोनिया है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, एमोनियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन फॉर्म हुआ। और अब जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो लोरी ब्रॉन्स्टन की ही चीज़ है, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की बात करते हैं इन्हीं 3 एग्जांपल्स को लेते हुए। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हमने एक दफ़ा दोबारा समझना है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड है, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। इस साइनाइड आइन जो है ये बेस है, हाइड्रोजन साइनाइड कॉन्जुगेट एसिड है इसका, क्योंकि इसी से जनरेट हुआ। एमोनिया और वाटर है, एमोनिया एंड वाटर है, एमोनिया एंड वाटर है। एमोनियम आइन इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर and hydroxide is conjugate base of ammonia. Nitric acid is an acid, acetate ion is base, nitrate ion is the conjugate base of nitric acid, and acetate ion is the conjugate acid of acetate ion. Acetic acid is the conjugate acid of acetate ion. तो इस तरह से ये conjugate acid base pairs फॉर्म होते हैं लोरी ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस से। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनम है। लेफ़्ट साइड पे मौजूद एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगी, दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे मौजूद बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा दूसरी साइड पे, जो उसी से ही बना होगा विद द एडिशन ऑफ प्रोटॉन। लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड और एसिड्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिकली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी पोलैरिटी पे, HX बॉन्ड की, यानी कि हाइड्रोजन और साथ अमूमन इसके जो दूसरा एलिमेंट है वो हैलोजन होगा। और अगर सिर्फ इनके कॉन्टेक्स्ट में ही समझ लें बात को तब भी समझ आ जाएगी कि पोलैरिटी होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी सॉल्यूशन में और उतना ही इजीली प्रोटॉन लिबरेट हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, जो कि हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में।
और फ्लोरीन की मोस्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर द बॉन्ड इज़ पोलर, मोर पोलर इज़ द बॉन्ड, more polar is the bond. So when it is more polar, then it is easily dissociable, and this is what acidic strength means. So acidic strength increases. तो अगर ऑर्डर हमने लिखना हो, और दूसरी बात यह है कि जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल है, पहला मेंबर है ग्रुप 17 का, और जितना लॉन्ग बॉन्ड होता जाएगा ये फिर जो है ये वीक एसिड है, ये याद रखिएगा। तो जितना ज़्यादा ये वीक एसिड है, और जब आप ग्रुप के नीचे चले जाएं, जो लास्ट मेंबर है हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर HI है एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये इजीली आयोनाइज हो जाएगा कंपैरेटिवली बाकी मेंबर्स से। उसकी वजह यह है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वैलेंस शेल्स ज़्यादा हैं, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, न्यूक्लियस का होल्ड जो है अपने नेबर वाले हाइड्रोजन पे भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि फिर डिसोसिएशन आसान होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड नहीं है वैलेंस शेल के, तो फिर जो म्यूचुअल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, उस पर भी उतना होल्ड नहीं होगा आयोडीन का, लेकिन फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो इस तरह फिर डिसोसिएशन जो है वो आसान हो जाएगी। लार्जर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्मॉलर द बॉन्ड वीकर इज़ द एसिड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज़रूरी बात जहन में रखने वाली है वो ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो सोडियम है ये मेटल है, ग्रुप 1A की अल्कली मेटल है। और हाइड्रोक्साइड आयन आपको पता है कि बेसिक पार्ट है। तो जितना ज़्यादा वो मेटल लगी होगी साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर का मतलब यह है कि जितना रेडिली वो अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगी, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसकी एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं और एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनके साथ जब हाइड्रोक्साइड आयन लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर हैं, सारी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर हैं, लेकिन ग्रुप 1 से कंपैरिजन में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 से कंपैरिजन में वो रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली। तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से जो है वो कम होगी रिलेटिवली। फिर जो ग्रुप 3 से 12 के मेटल्स की बात है उनसे भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है हाइड्रोक्साइड का और बेस फॉर्म हो सकती है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात आती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वहाँ जो फिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस मेटल का उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रही है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिर डिटरमिन करेगा कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बेस की वो क्या है। तो यहाँ वहाँ फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिटरमिन करेगा, टेक ओवर कर लेगा बेसिक स्ट्रेंथ की
बेसिसिटी की स्ट्रेंथ को। लेकिन अगर ग्रुप 1 और 2 में देखें तो यहाँ एक जनरल रूल अप्लाई हो जाता है कि ग्रुप 1 से जो बेस फॉर्म्स होती हैं ग्रुप 1 के मेटल्स को यूज़ करके वो बेसिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा होंगी, वजह कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज़ कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा ऑक्सी एसिड्स की अगर बात करें तो ये वो वाले एसिड्स हैं जिनमें सेंट्रल नॉन मेटल एटम होगी और उसके गिर्द जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एसिड्स को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। सेंट्रल एटम नॉन मेटल होगी, जैसे इस केस में भी सल्फ़र है और इस केस में भी सल्फ़र है और सराउंड किया हुआ है ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स ने। तो ऐसे एसिड्स ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। यहाँ अगर इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करनी हो तो फिर जो है सेंट्रल नॉन मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है एसिड की। अब यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप H2SO4 में निकाल के चेक करेंगे तो +6 आएगा, जबकि H2SO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सल्फ़र का +4 है। तो एक ही नॉन मेटल एटम है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएशन की वजह से जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है फिर उतना ही ज़्यादा फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन H2SO3 and that is because the higher oxidation number of the central non-metal atom. So this is an important feature with respect to oxidation numbers.